नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 2024 के रूल 11 जो इंडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज के बारे में प्रोविजन है उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। रूल 11 कुल मिलाकर के 6 प्रोविजन है। इसमें बेसिकली इसमें इंडेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज के बारे में कुछ लिमिट दी हुई है, कुछ पावर दिए हुए हैं और यही तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। राइट, आइए शुरू करते हैं। हाँ, ध्यान दे रहे वाली बात ये है कि ये जो डीएपीआर 2024 है, ये 2024 के 1 अप्रैल 2024 से इंप्लीमेंटेड है। 1 अप्रैल 2024 से इट हैज कम इनटू फोर्स। लेकिन ये जो रूल नंबर 11 है, इसको उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 जून को रिप्लेस किया है, अपडेट किया है। सो ये अपडेटेड वर्जन है एज ऑन 3 जून 2020। इसी से रिलेटेड है इंडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड परचेसेस के बारे में। राइट, तो सब वन क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिज रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ जीएफ। देखिए कंडीशन इसमें दे रहा है, पहले ही हमने बताया था कि DFPR इज सप्लीमेंट्री टू GFR। सो ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स, इस रूल्स में कुछ कंडीशन देने जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। एंड GFR के कुछ प्रोविजन होते हैं, उनके बारे में बात है। उनको ध्यान में रखते हुए a department of the government of India shall have full powers to sanction expenditure for purchases and for execution of contracts. So प्रत्येक डिपार्टमेंट जो होगा, डिपार्टमेंट के पास फुल पावर होगा, किस लिए? टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर फॉर परचेजेस एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रैक्ट। हर डिपार्टमेंट के पास एक्सपेंडिचर सैंक्शन करने के लिए, परचेज के लिए एंड एग्जीक्यूशन के लिए फुल पावर है, ऐसा इस प्रोविजन में लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट को अपने से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे जनरल, क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजन भी ऐड कर दिया गया, कुछ कंडीशन इसमें भी डाल दिया गया, कुछ कंडीशन यहाँ पर भी दिया गया। सो ये जनरल कंडीशन, जनरल प्रोविजन ये है कि डिपार्टमेंट के पास फुल पावर होगा अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके सैंक्शन, एक्सपेंडिचर के लिए, परचेज के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रैक्ट के लिए। राइट, सब रूल 2। The powers under these rules shall be exercised by secretary of the department concerned up to rupees। देखिए ऐसा है, यहां पर तो दे दिया गया कि फुल पावर जो होगा डिपार्टमेंट के पास होगा। डिपार्टमेंट में किसके पास? कौन अथॉरिटी? सो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे उनके पास फुल पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर फॉर परचेजेस एंड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रैक्ट। ठीक है, अब सेकंड में है कि सेक्रेटरी के पास होगा। सेक्रेटरी के पास कितना पावर होगा? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स कह रहे हैं, कितना पावर होगा जी? अप टू रुपीज 100 crore फॉर ओपन और लिमिटेड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो टेंडर कई तरह के होते हैं, हमने GFR में पढ़ा है। एक बार GFR निकाल के देख लीजिएगा, उसके जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सो जब ओपन या लिमिटेड टेंडर की बात होगी, उसमें हम टेंडर इनवाइट करते हैं, तो उसमें अप टू 100 करोड़ रुपीस 100 करोड़, अप टू 100 करोड़ लिमिट है सेक्रेटरी का और परचेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सैंक्शन करने के लिए। ठीक है, कई बार ओपन और लिमिटेड टेंडर नहीं होता है, कई बार सिंगल टेंडर भी हो जाता है, तो ऐसे में वो पावर कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? सेक्रेटरी के पास जो पावर होगा वो अप टू रुपीज 25 करोड़।
सो ओपन और लिमिटेड टेंडर के लिए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट के पास ₹100 करोड़ का पावर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड और सिंगल टेंडर हो जाता है तब उनका पावर घट करके ओनली अप टू ₹25 करोड़ हो जाता है। सो 25 करोड़ तक का पावर रहेगा किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में? फॉर नेगोशिएटेड और सिंगल टेंडर और प्रोप्राइटरी कॉन्ट्रैक्ट है। सो यहाँ पर 3 चीजें हमने देखा। डिपार्टमेंट के पास फुल पावर है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस रूल, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ GFR, और डिपार्टमेंट के पास फुल पावर है। डिपार्टमेंट का जो फुल पावर है दैट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट जब वो एक्सरसाइज करेंगे फुल पावर तो ओपन और लिमिटेड टेंडर होगा, उसके लिए उनके पास 100 करोड़ तक का पावर है। और जब ये नेगोशिएटेड और सिंगल टेंडर का होगा इसमें हार्डली उनके पास 25 करोड़ इसका पावर है, राइट। आइए देख लीजिए, सेक्रेटरी ओपन और लिमिटेड टेंडर होगा उसमें अप टू 100 करोड़ इनका पावर है, सिंगल टेंडर में अप टू 25 करोड़ इनका पावर है। ये जो है जिस्ट रहा 1, 2, 3 का। आगे बढ़ चलिए, दैट मीन्स 1, 2, 3 और 4 पर चलते हैं। इससे पहले आपका चैनल एसजीकेजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो ये हो गया नंबर 4, contracts or purchases the amount of which exceeds value stated in sub rule 2 and 3। सब रूल 2 में कितना है? 100 करोड़ है। सब रूल 3 में कितना है? 25 करोड़ है। in the categories stated shall require the approval of the minister in charge of the department। हाँ? तो जब भी लिमिटेड टेंडर में 100 करोड़ से ऊपर और सिंगल टेंडर में 25 करोड़ से ऊपर का एक्सपेंडिचर का जरूरत पड़ेगा तो सेक्रेटरी का पावर जो होगा वो सेक्रेटरी रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। सो मिनिस्टर के पास ये पावर चला जाता है, ठीक है। 4 ही रूल है। अब 4 रूल के बाद से देखते हैं। सब रूल 5, subject to the provision of this rule, secretary of the department of the government of India may by general or special order confer powers not exceeding those vested। देखिए जैसा है, अब यहाँ से डेलीगेशन शुरू होता है। अभी तक तो ये था कि सेक्रेटरी के पास ये पावर है, सेक्रेटरी हैज टू डेलीगेट टू समवन। ये डेलीगेशन का पावर जो है ये रूल 5 में मेंशन किया है। बोल रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल करके ये जो रूल 2 और 3 में जो पावर इनको दिया हुआ है और रूल 13 में भी जो पावर आने वाला है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जो पावर है, सॉरी 2 और 3 में जो पावर आने वाला है, 13 में जो पावर आने वाला है, ये किसको डेलीगेट कर सकती हैं? एक एडमिनिस्ट्रेटर को, उस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर को डेलीगेट कर सकती हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर सकती हैं और एनी अदर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम। सो सेक्रेटरी अपने जो पावर है रूल 2 और 3 में उसको उस डिपार्टमेंट के किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, नंबर 2 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, नंबर 3 एनी अदर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम, इनमें से किसी को भी डेलीगेट कर सकती हैं। कैसे? इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। फाइनेंशियल एडवाइजर के कंसल्टेशन करके, और तब इनमें से नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेक्रेटरी जो होते हैं वो अपने पावर को डेलीगेट कर देते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। ये जनरल ट्रेंड है कि सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अपने पावर को डेलीगेट कर देते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, राइट। ये रूल 5 में है। रूल 6 में क्या है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 1, 2, 3 and 4 in cases where power to award contract or purchase or consultancy in a project or scheme has been considered and allowed। देखिए जी ऐसा है,
ये तो जनरल प्रोविजन होगा। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐसे परचेज होंगे, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी होगी जो किसी प्रोजेक्ट या स्कीम में वो कंसीडर की गई है, अलाउ की गई है, किसके द्वारा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी के द्वारा, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ईएफसी के द्वारा, और कैबिनेट, इन तीनों में से किसी के द्वारा भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और परचेज कंसीडर किया गया है, देन such cases will be processed as per the financial limits laid down for sanction of such scheme or project by that authority. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और परचेज अप्रूव हुआ है पीआईबी के द्वारा, तो ये पीआईबी के अथॉरिटी के अनुसार, उनके पावर के अनुसार होगा। अगर ईएफसी के द्वारा हुआ है तो उनके पावर के द्वारा होगा, अगर कैबिनेट के अनुसार हुआ तो उनके पावर का। और आपको पता है कैबिनेट का अनलिमिटेड पावर है, राइट? तो अगर कैबिनेट कुछ अप्रूव करती है, अनलिमिटेड पावर के साथ अप्रूव करेगी। बाकी यहां पर लिमिटेशन भी है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही इसमें रूल दिए हुए हैं, सब रूल दिए हुए हैं रूल 11 में। इसमें क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू रूल नंबर 6। क्या क्लेरिफिकेशन है? इट इज क्लेरिफाइड दैट वेयर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परचेज और एग्रीमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो 6 का जो प्रोविजन था, and where financial limit for such power have been specifically prescribed in such approval, the limit allowed by the competent authority shall be followed। कहने का मतलब ये होगा कि भले ही कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया हो, भले ही पीआईबी ने किया, भले ही ईएफसी ने किया, लेकिन उस स्कीम, उस प्रोजेक्ट के लिए अगर उन्होंने कुछ लिमिट में फिक्स कर दिया हो, तो वो लिमिट ही फाइनेंशियल लिमिट हो जाएगा उस स्कीम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस अथॉरिटी के लिए। जैसा कि आपको हमने पहले बताया, कैबिनेट के लिए फुल पावर है, 100 करोड़ नहीं, 100,000 करोड़ जितने का हो, कैबिनेट का फुल पावर है। लेकिन कैबिनेट को ये स्कीम या प्रोजेक्ट पास करती है और उसमें वो मेंशन कर देती है कि ये प्रोजेक्ट रहेगा वो 1000 करोड़ का रहेगा, तो वो लिमिट उस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट की लिमिट 1000 करोड़ ही रहेगा, वो अनलिमिटेड पर नहीं जाएगा। इस चीज को क्लेरिफाई किया है गवर्नमेंट ने एक अलग से डिसीजन दे करके, राइट? तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। तो इन जनरल हर डिपार्टमेंट के पास फुल पावर होगा अपने वर्क को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को सैंक्शन करने के लिए, एक्सपेंडिचर और उसके एग्जीक्यूशन के लिए फुल पावर होगा। डिपार्टमेंट में किसके पास होगा? डिपार्टमेंट में जनरली सेक्रेटरी के पास होगा। सेक्रेटरी के पास ओपन और लिमिटेड टेंडर के लिए अप टू 100 करोड़ है, सिंगल टेंडर के लिए अप टू 25 करोड़ है, और सेक्रेटरी में डेलीगेट इट्स पावर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अथॉरिटी। और अगर इस लिमिट से अधिक का एक्सपेंडिचर है, वैसे कंडीशन में मिनिस्टर ऑफ दैट मिनिस्ट्री, मिनिस्टर के पास पावर रहेगा। इससे अगर ये 200 करोड़ का है तो मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, अगर ये 25 करोड़ के बदले 30 करोड़ का है तो मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, और तब जाकर के वो एग्जीक्यूशन होगा। सेक्रेटरी में डेलीगेट इट्स पावर टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एनी अथॉरिटी, एनी एडमिनिस्ट्रेटर। सेक्रेटरी जनरली अपने पावर को डेलीगेट करते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। अनदर कंडीशन जो रूल 11(6) में दिया हुआ है, वेयर powers to award contract of purchase or consultancy in a project or scheme has been considered, जहां पर कंट्रैक्ट और परचेज और कंसल्टेंसी का जो अवार्ड है वो कंसीडर किया गया है, किसके द्वारा? पीआईबी के द्वारा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा। तो इन सब के पास फुल पावर होता है, इन सब के पास फुल पावर होता है, अनलिमिटेड पावर होता है। कंडीशन ये है कि अगर इनके द्वारा
Such case will be processed as per the financial limits laid down. So for उनके द्वारा जो भी कंट्रैक्ट और परचेज को कंसीडर किया जाएगा तो इनके पावर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इनका पावर अनलिमिटेड होता है, सो इट विल गो फॉर अनलिमिटेड। लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर स्कीम पास हुआ है 1000 करोड़ के लिए तो 1000 ही इनकी लिमिट हो जाएगी। अगर स्कीम पास हुआ है 5000 करोड़ के लिए तो 5000 करोड़ ही इनकी लिमिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि हर जगह कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल लिमिट रखा गया है। जहां पे फाइनेंशियल पावर डिपार्टमेंट को दिया गया है वहां पर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को इसका इंचार्ज बना दिया गया है। सेक्रेटरी जनरली अपना जो पावर है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर देते हैं और इन जनरल ओपन लिमिटेड टेंडर में वो 100 करोड़ का पावर उनके पास आ जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। एंड सिंगल टेंडर के लिए 25 करोड़ का पावर आ जाता है। अगर इससे ज्यादा है तो मिनिस्टर ऑफ दैट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। और नहीं तो क्या है, स्पेशल अवार्ड हुआ, स्पेशल स्कीम हुआ, स्पेशल प्रोजेक्ट हुआ जो पीआईबी और ईएफसी और कैबिनेट के द्वारा अप्रूव होता है तो वैसे तो इनका अनलिमिटेड पावर होता है, फुल पावर होता है। लेकिन उस स्कीम के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जितना पास हुआ है वो लिमिट उनका हो जाए। दैट लिमिट विल बी अलाउड बाय द कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी। वो फाइव फॉलो उनको करना पड़ेगा। इतना ही है रूल नंबर 11 में, राइट। आपका दूसरा चैनल सीकेजी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग सीकेजी स्टडी जर्नी सीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।